जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, सब सुखी होंगे। ठीक है। और बाल बच्चे सभी के एकदम बहुत खुश होंगे भैया। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। हम तो उम्मीद करके चलते हैं कि आप खुशी होंगे, बाकी आप अपना भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैसे हो भैया, बताओ। तो सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके आपके अपने प्यारे से एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में। और आज मेरे भाई चैंपियन 17.0 की पहली क्लास है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, पहले दिन आपको घबराना नहीं है। आज हम आपकी वो नींव रखने वाले हैं जिसके आधार पर आप लोगों की इमारत बनेगी। ठीक है। पूरे साल आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, कितने टाइम पर यहाँ क्लास चलेगी, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, किन परीक्षाओं को टारगेट किया जाएगा। ठीक है। कितने क्वेश्चंस हर एक क्लास में होंगे, और इस तरीके की तमाम सारी जानकारियां जो है वो हम आप लोगों को बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या रणनीति रखेंगे आप कि 2025 में आप एक सरकारी नौकरी अपनी पक्की कर पाएँ। चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या कोई भी परीक्षा हो, नौकरी कोई भी हो, सीट आपकी होगी मेरे भाई। तो इसके लिए क्या रणनीति होगी, ये सारी तमाम तरह की जो बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का। तो अभी साल 2024 है और इसके बाद में आपका 2025 होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये सीजल 2024 की जो परीक्षा है वो मेरे भाई दिसंबर तक में इसका प्री और मेंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका 2025 का पेपर, और 2025 का पेपर होगा वो भी मेरे भाई शुरू में ही अप्रैल मई तक में आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर आपका अप्रैल में भी होता है तो क्या आप पूर्ण रूप से तैयार हैं उस पेपर के लिए, या आपके पास उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय है और आप 2026 में एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो कभी भी किसी भी पेपर की तैयारी उसकी नोटिफिकेशन के आने के बाद में नहीं की जाती है, जबकि 60 से 70% लोग यही काम करते हैं। नोटिफिकेशन आए उस पेपर की तैयारी में लग जाएंगे, और फिर बाद में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और अंत तक पहुंचने के बाद में वो दोस्त मेरे भाई हिम्मत टूट जाती है उनकी, और एक तरीके से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो मेरे भाई वही बात है ना कि जब कैलेंडर आया, नोटिफिकेशन आया, तो वहाँ पर उन्होंने दिनों को नहीं देखा कि 30 दिन है मेरे पास में, 45 दिन है। उन्होंने सिलेबस का आकलन नहीं किया, बस लग जाओ इस भीड़ में। बेपनाह जिस तरीके से इंसान होता है ना, मेहनत किए जा रहा है, बेतहाशा मेहनत किए जा रहा है, वैसे वो कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ जिनकी सफलता थोड़ी कम होती है वो मेरे भाई लास्ट लास्ट तक जाकर के कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर जो बच्चे रह गए लास्ट में वो सफल हो सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी थी, थोड़ा जो स्टार्ट था उनको थोड़ा और पहले लेना था। ठीक है। यहाँ पर बस आपको भी पता है कि सारे के सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन 70% पर जा करके जो है काफ़ी सारे लोग दम तोड़ देते हैं। बस जो 70 से 90% तक जाने की हिम्मत रखता है, आज के समाज में नौकरी वहीं लेकर के जाता है। ठीक है। आपको मेरे भाई वो काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी नहीं करनी है। आपको अपनी तैयारी बहुत पहले से करनी है। नोटिफिकेशन के बाद में लोग सिलेबस पढ़ रहे होंगे, तो आप नोटिफिकेशन के बाद में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बस इतना फ़र्क होना चाहिए। ये जो फ़र्क है, यही फ़र्क, यही अप्रोच आपका मेरे भाई नौकरी जो है वो कंफर्म कराएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बैच में हम आपको क्या कराएंगे, तो 2025 को टारगेट करते हुए ये हम आपका बैच लेकर के आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अभी से ही हम आपकी तैयारी 2025 को लेकर के सोच रहे हैं कि कैसे आप पढ़ोगे तो आपका 2025 के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी मेरे भाई, ताकि आप बढ़िया एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी 2025 में आप ले पाएंगे। तो इसी के साथ में आपका ये चैंपियन 17.0 बैच है। इस बैच के अंदर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, उसके बाद आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, हम आपकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, हम आपका टेस्ट कैसे करवाएंगे, हम ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कैसे करवाएंगे, ताकि पेपर के टाइम तक आप प्री में 50 में 50 और मेंस में 90 में 90 स्कोर कर पाएँ। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको उसी तरीके से फोकस करना है। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बैच के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको मेरे भाई आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको आपके पैटर्न से रूबरू कराते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी भारत में लगभग इतनी परीक्षा हो रही होती है और बच्चे जो हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये इनमें से कोई ना कोई एक परीक्षा की मेरे भाई तैयारी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे एसएससी में ही सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया और जीडी हो गया। इन सभी में लगभग कुछ ना कुछ संख्या में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नौकरियाँ आते रहती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो सीजीएल में ही इस बार 17,000 के करीब में वैकेंसी है, 17,727। जीडी में भी आपको जो वैकेंसी है वो बढ़ करके 40,000 से भी ऊपर चली गई। सीएचएसएल में भी वैकेंसी है, एमटीएस में भी इस बार 4,000 के करीब में वैकेंसी है। तो अगर हम एसएससी की ही वैकेंसी को मिला दे तो 1 लाख के करीब में ये वैकेंसी चली जाती है। ठीक है, रेलवे में भी उसी तरीके से 1 लाख के करीब में ये वैकेंसी चली जाती है। डिफेंस में भी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, यहाँ भी चली जाती है। अब बच्चों को क्या लगता है, मुझे सीडीएस की तैयारी करनी है तो मुझे अलग से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक तरीके से सीएपीएफ की तैयारी करनी है, मुझे अलग से पढ़ना होगा। मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है तो इसके लिए मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच लेना होगा। ठीक है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है यूपी में या बिहार में तो मुझे उसके लिए अलग से बैच लेना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अभी जितनी बातें कह रहा हूँ आप मेरे सिर्फ एक सब्जेक्ट से लेकर के मत जोड़िएगा, मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में अपने सीखी है, मैं आप लोग को पहले अपना इंट्रो थोड़ा सा तैयारी वाला अगर मैं अपना दे दूं तो मैंने खुद जो है 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी और सीडीएस। सीडीएस मैंने 3 बार निकाला हुआ है, रिटर्न हमारा वहाँ पे। और सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक मेरा 114 है। सीजीएल के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं और बाकी आईबी का तो मेरे भाई निकाला ही हमने। ठीक है, ये वो इतिहास है जो मैंने किया है। उसके बाद में बाकी कितने बच्चों के सिलेक्शंस हुए और कितने को इंस्पेक्टर बना दिए वो तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी बार के सीपीओ में हमारे स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 2 भी रहा, 6 भी रहा और तमाम तरह के ये सारे रैंक हमारे रहे मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के अलग अलग थे मेरे भाई जो रैंक हमारे आ रहे हैं। समझ गए बात को लेकर के। लेकिन जो कॉमन चीज़ थी यहाँ पर, चाहे वो मेरे अंदर में या हमारे सेलेक्टेड बच्चों के अंदर में, वो कॉमन क्या था। मैंने भी जब अपनी तैयारी शुरू की थी तब भी मैंने एक बात ठानी थी कि मेरे को ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीएस है, और इनको ईमानदारी से पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, ताकि उसके बाद में हम जो भी परीक्षा देने जाएँ वो पेपर मेरा बड़े आसानी से मेरे भाई क्रैक हो जाए, उसमें हम बढ़िया तरीके से पूरे नंबर लेकर के आ पाएँ। और इसी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में मैंने काम करना शुरू किया। सेम जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी जब जब मेरी बैच स्टार्ट हुई हमने बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ एक मैथ्स नहीं दिलाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ रीजनिंग नहीं दिलाएगा, आपके सिलेक्शन का कारण आपके चारों सब्जेक्ट बनेंगे। और एक चीज़ और, कभी इस तरीके से मत पढ़ना कि सीजीएल का पेपर आ रहा है तो सीजीएल स्पेशल पढ़ लेते हैं, एमटीएस का पेपर आ रहा है तो एमटीएस स्पेशल पढ़ लेंगे, डिफेंस आएगा तो सीडीएस पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा एक तरीके से अच्छे वे में सीजीएल की तैयारी करता है वो एनटीपीसी भी निकाल सकता है और वो सीडीएस भी निकाल सकता है। मैंने खुद सीडीएस 3 बार निकाला, लेकिन मैंने कभी सीडीएस के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की, कोई अलग से किताबें नहीं लगाई। ठीक है, आप बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर कर पाओगे। जो मैथ स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे उस मैथ स्पेशल के आधार पर आप इनमें से कोई भी परीक्षा मेरे भाई आप निकाल पाएंगे। रीजनिंग में जो विक्रमजीत सर आपको कराएंगे, इंग्लिश में जो प्रशांत सर आपको कराएंगे, या जीएस में जो हमारी टीम कराएगी, उसके आधार पर बड़े प्यार से आप आराम से मेरे भाई इनमें से कोई भी परीक्षा आप निकाल सकते हैं। मेरा मानना बस इतना है कि जब भी पढ़ाई करना, इस सोच के साथ में पढ़ाई करना कि मुझे अपने सिलेबस का कंप्लीट आबो हवा होना चाहिए, मुझे अपनी पूरी तैयारी एक बार में ऐसी करनी है कि मैं फॉर्म कोई भी भरूं सिलेक्शन मेरा हो। क्योंकि जब एक स्टेज आएगा, जब आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आपके मॉक में 170 180 प्लस मार्क्स आने लगेंगे ना, तो आप भारत में कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरोगे, यकीन मानो मेरे भाई आपका बड़े प्यार से उसमें सिलेक्शन होगा। जैसे आज मैं बड़े शान के साथ ये कह पाता हूँ मैंने 5 सरकारी नौकरियाँ निकाली हैं, उसके बाद मैंने कभी फॉर्म भरा ही नहीं, मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, क्यों किसी की सीट खराब करनी। वो दौर था जब मैंने सारे एग्जाम्स लगातार भर दिए थे। आज किसी का प्री है तो 10 दिन बाद किसी का मेंस है तो परसों किसी का इंटरव्यू, इस तरीके से मेरा सारा राउंड चल रहा था। मेरा किसी का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन जैसे किसी एक का मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मैंने दोबारा कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, तो आपके केस में भी, आपके जीवन में भी मेरे भाई ऐसा ही स्टेज आएगा। आप बैक टू बैक मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई ना कोई फॉर्म भरोगे और आप जब उस सक्षम हो जाओगे, जब उस मुकाम पर पहुँच जाओगे, तो मेरे भाई आपका भी जो है वो नौकरी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पढ़ाई करना है, चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उस तरीके से शेड्यूल में लेकर के चलना है कि वो आप पढ़ाई सिर्फ एक पेपर को लेकर के नहीं चल रहे हो। आप उसके आधार पर आप सीडीएस भी दे सकते हो और आप सीजल भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जी हम तो नहीं सीजल ही देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पेपर नहीं देंगे, तो ये सबसे गलत मानसिकता है आपकी। अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीपीयू का भी पेपर देना चाहिए, आपको मेरे भाई सीएचएसएल का भी पेपर देना चाहिए, आपको सीडीएस का भी पेपर देना चाहिए। मतलब आप तो वही बात कर दिया, अरे हम तो स्टार प्लेयर हैं, हम तो सीधा फाइनल में ही खेलेंगे, उसके पहले के मैचेस हम कहाँ जानते हैं। अरे सर यहाँ पर ये काफ़ी ऐसे मैचेस हैं जो आपको सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुँचाती हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो बाकी पेपर दे करके अपना थोड़ा प्रेशर जो है वो कम करिए ना, अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए ना, जो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक है आप उसको कम करिए, जो टैकल करने की प्रेशर की आदत है आप उसे कम करिए। तो उसको मेरे भाई कम करेंगे तब ना आप यहाँ पर पहुँचेंगे, या सीधा एक बार में कूद के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई अगर आप इसमें से स्टेट एग्जाम की भी किसी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपका ये बैच संपूर्ण होगा, और इसमें जो मैं कराऊंगा उसके आधार पर आप कोई भी नौकरी निकाल पाओगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे छोटी सी बात को ही मैंने क्यों कहा कि सारे सब्जेक्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। आप जैसे मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाता हूँ, आप ये देखिए सीजल का अपना एग्जाम पैटर्न। आप अपने सीजल का ही अगर आप अपना एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए जनरल रीजनिंग के कितने सवाल आते हैं 25, आपके जीएस के कितने सवाल आते हैं 25, मैथ्स के कितने सवाल आते हैं 25, इंग्लिश के कितने सवाल आते हैं 25, सब होते हैं 50-50 नंबर के, 200 नंबर का पेपर होता है, और 1 घंटे में आपका ये पेपर हो जाता है। पहले सीजल के जो प्री का पेपर होता था ना, तो उसका मेरिट में उसको जोड़ा जाता था। अब कहानी थोड़ी बदल दी गई और सीजल के प्री को मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब अगर 140 नंबर कट ऑफ गया है तो टॉपर के 190 आए हैं और आपके 142 आए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर माने जाते हैं। यानी जितने लोग यहाँ पर कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं वो मेरे भाई अगले पड़ाव में पार कर जाते हैं। उसमें किसी के ज़्यादा है या किसी को कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसको देखेंगे सही से तो आप इसमें देख सकते हैं मेरे भाई 4 सब्जेक्ट हैं, किसी भी एक में भी अगर आप पूरे नंबर भी लेकर के आ जाते हो तो आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। बट बच्चा शुरू में क्या करता है, यार रीजनिंग है सिर्फ इस पे फोकस करना है, मैथ्स है सिर्फ इसके ऊपर में फोकस करना है। आज मैं आपको बैच वाली बातें बिल्कुल नहीं बताने आया हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 1% भी मैं ये नहीं बोलूँगा मैथ्स अगर नहीं रहा तुम्हारा जीवन का आधार नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको ये बैच लेना चाहिए, तुम नहीं पढ़े तो क्या होगा तुम्हारा। मेरे भाई 2 पैसे वाली बात मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, इस बात को समझो। यहाँ पर जिसमें आपका फ़ायदा नहीं वहाँ पर मैं बात करूँगा ही नहीं। ठीक है, आज जो बात होगी वो सिर्फ पूर्ण रूप से आपके सिलेक्शन की बात होगी, पूर्ण रूप से आपकी रणनीति की बात होगी कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और आपको दुनिया के उस भीड़ में नहीं जाना जहाँ पर बाकी लोग भाग रहे हैं। आपको एक और अपनी दुनिया बनानी है, वास्तविकता में आपको जीना है। जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की, मैं दबा करके मेरे भाई रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश में वोकैबलरी और मैथ्स पढ़ता था। एक टाइम आया जहाँ पर मेरे इसमें 45, 40 और 40 स्कोर मेरा आने लगा। ठीक है, उसके बाद मेरे जो स्कोर बने वो लगभग 125 के अराउंड बनने लगे 3 सब्जेक्ट में। लेकिन जीएस में मेरे 6 नंबर आ रहे थे, मेरे 7 नंबर आ रहे थे। अब 125 से ज़्यादा मैं दम लगा लूँगा ना, 10 नंबर आ गए मेरे जीएस के किसी पेपर में, मैं 135 तक पहुँच पाऊँगा। मुझे यार अब एक बात बताओ यार, बढ़िया स्कोर तो है, आप ये बताओ 45 नंबर मेरे मैथ्स में आ रहे हैं, 40 मेरे इंग्लिश में आ रहे हैं, 40 मेरे रीजनिंग में आ रहे हैं, तो आदमी को लगता तो है यार थोड़ी बहुत ही गलतियाँ 2-4 सवाल ही हैं, इसका इतना किसका नहीं होता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना जीएस नहीं देख पा रहे हैं कि आपके जीएस में कितने आ रहे हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। और अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि 40 इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन मैथ्स एंड 40 इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एज वेल, तो आप ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये 3 पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल या एक एवरेज बच्चा भी अगर पढ़े तो वो यहाँ पर पूरा स्कोर हासिल कर सकता है। उसी समय हमने रणनीति बनाई कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते। मैंने अलग अलग टॉपर्स की उस समय बातें सुनी कि यार जीएस में जो एवरेज स्कोर होता है, जो एक डिसेंट स्कोर होता है, 30-35 नंबर आप लेकर के आ रहे हो तो बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बोल दूं बेटा अगर तुम्हारा 40 से कम आ रहा है जीएस में तो तुम्हारी सरकारी नौकरी निकलेगी ही नहीं। अगर मैं ऐसा बोल दूं ना, आपका मोराल उसी समय ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो कई बार मोराल भी बनता है थोड़े इजी टारगेट को सुन करके। तो मैं 40 नहीं ला सकता था, मुझे इतना पता है, लेकिन 30-35 एक अचीवेबल स्कोर है। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया तो मैं वहाँ तक ट्राई कर सकता हूँ। उसी विजन के साथ में मैंने काम किया कि ये 3 मेरे अपने सब्जेक्ट, इनमें मेरे नंबर नहीं कटनी चाहिए, इनमें मुझे पूरा नंबर लेकर के आना है।
और हम जीएस में 35 नंबर लेकर आए, जिसके कारण 50 50 50 मेरे पूरे के पूरे मिले, 35 मिले, 185 आया और मेरा ऑल इंडिया स्कोर 114 था। ऑल इंडिया रैंक 114 था मेरा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। सीएचएसएल की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही सीजीएल में और बाकी जगह पर हुआ। तो मैंने जो माइंड में मेकअप किया यहाँ पर, क्योंकि ये सलाह भी मुझे मेरे बड़े भैया ने दी थी, एक हमारे डिपार्टमेंट में है और वो एएसओ इन रेल में है। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि आप चाहे कितना भी मैथ्स पढ़ लीजिए, आप चाहे कितना भी इंग्लिश पढ़ लीजिए सर, इस सीजीएल में सिलेक्शन आपका चारों सब्जेक्ट के आधार पर होना है, एक के आधार पर नहीं होना है। तो आपको शुरू से अपने चारों सब्जेक्ट को बांट करके चलना पड़ेगा, पूरी दिनचर्या आपको डिवाइड करके चलनी पड़ेगी। ये अलग बात है मेरे भाई यहाँ पर कि जो बच्चे मैथ्स शुरू से नहीं पढ़े होते हैं, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता है, उन्हें मैथ्स काफ़ी टफ लगता है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन फैक्ट यहाँ पर यह है कि आपको सारा का सारा पढ़ करके चलना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर मेरे से मैथ्स पढ़ने नहीं आए दोस्त, यहाँ पे आप यहाँ पर अपने सिलेक्शन के लिए आए हैं, और सिलेक्शन के लिए आए हैं तो आपको चारों के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए मेरे भाई, आपको शुरू से ही चारों सब्जेक्ट लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम लोग बैच निकालते हैं तो हम लोग चारों सब्जेक्ट का निकालते हैं। हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब का निकालते हैं। साथ में हम बच्चों के लिए कॉम्बो भी निकालते हैं कि बच्चे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कॉम्बो बैच लेकर के कम फीस के अंदर में भी तुम पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी, पूरी की पूरी मेहनत अपनी कर सकते हो कि कहीं पर कोई दिक्कत ना है। बाकी आपकी अपनी भी चॉइसेस होती हैं, आप जहाँ से जो सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि पढ़ाई आपको करनी है, चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। चारों पढ़ोगे, चारों की प्रैक्टिस करोगे, चारों का रिवीजन करोगे, तो मॉक में जो स्कोर आएगा वो चारों की वजह से आएगा, मेरिट जो बनेगा वो चारों की वजह से बनेगा, और सिलेक्शन भी उसके आधार पर आपका होगा। ध्यान रखिए, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर बात करते हैं मेंस को लेकर के। मेंस का भी कुछ इसी प्रकार का पैटर्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे इसको। वहीं 4 सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं को पढ़ना होता है, बस एक कंप्यूटर अलग से जोड़ दिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और ये आप उस समय आराम से 1 महीने के गैप में कंप्यूटर को पढ़ करके इसे क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जैसे परीक्षा सीपीओ की हैं या सीएचएसएल की हैं, तो लगभग यहाँ पर जो पैटर्न होता है मेरे भाई उसी प्रकार का होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके नहीं होते हैं। तो ये मेरे भाई सिंपल सा मेरा जो कहना था वो ये कि आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तब आपका हो पाएगा। आपके पास में 2 किताबें होनी चाहिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका ये क्लास नोट्स की तरह काम करेगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है क्लास नोट्स बनाने का, आप यहाँ पर इससे भी पढ़ सकते हैं। परसेंटेज मैंने पढ़ाया तो परसेंटेज की पूरी यहाँ पर रिविजन हो जाएगी। हाईलाइटर ले लेना और हाईलाइट करके एक एक कंसेप्ट जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको इसमें हाईलाइट करते जाना। पूरे चैप्टर मेरे पढ़ाने के बाद में यहाँ से अगर वो चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो तो कंसेप्ट के मामले में पूरा का पूरा क्लियर हो जाओगे। फिर उसके बाद में आपको कोई भी एग्जाम का कोई भी सवाल दिया जाए आप उसको तोड़ फोड़ सकते हो। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र यानी फॉर्मूला बुक रखा गया है, और ये रिविजन के मैटर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सीजीएल वॉरियर की किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसे मंगा सकते हैं। दोनों किताबों की जो कीमत है वो 200 रुपये के करीब में है, और बहुत ही बेस्ट सेलर किताबें हैं दोनों। फ्लिपकार्ट, अमेजन या बाकी दुकानों पर अवेलेबल है, आप इसे कहीं से भी मंगा सकते हैं।